हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे। तो गाइस, आज की क्लास में हम हमारे कंसीडरेशन के आगे का टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लासेस में कंसीडरेशन के मैंने आपको एसेंशियल्स जो है वो भी कंप्लीट करा दिए थे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर कंसीडरेशन नहीं है बट उसके बाद भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आज ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने लास्ट क्लास में आपको कंसिडरेशन जब पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको ये बात बताई थी, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और फिर मैंने ये पॉइंट भी वहां मेंशन किया था कि बट वहां पर कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं है बट वहां पर फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है बन जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है एग्रीमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। यानी ऐसे एग्रीमेंट जो कि नेचुरल लव या अफेक्शंस के लिए बनाए गए हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में हमें कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर इन एग्रीमेंट्स में कंसिडरेशन नहीं है तो फिर भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि नेचुरल लव अफेक्शन के लिए बनाए गए हैं, ऐसे एग्रीमेंट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, एसेंशियल नहीं है, बिना उसके भी ये कंसिडरेशन बन जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन यही हो गया हमारा। बट यहां पर भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यहां पर भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो जो एग्रीमेंट है उसके ये कंडीशन हो तभी वो माना जाएगा कि वो एक नेचुरल लव एंड अफेक्शंस के लिए। ठीक है, तो पहला जो इसका टर्म है, वो कंडीशन जो है वो यही है कि जो भी ये एग्रीमेंट बनाया गया है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का, ये एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न या राइटिंग आप लिख सकते हैं, यानी रिटर्न होना चाहिए। एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग यानी उसको हम लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न हो, वो एग्रीमेंट जो है कहलाए जाएंगे कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शंस में जो ये कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये जो सेटिस्फाई हो गई तब हम बोलेंगे कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस है और यहां पर कंसिडरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इट इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ। रजिस्टर्ड अंडर लॉ यानी ये जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए अंडर लॉ। अगर ये लॉ से रजिस्टर्ड है तभी ये माना जाएगा कि ये इसकी कंडीशन जो है फुलफिल हो गई है। तो पहला मैंने आपको बता दिया एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न, दूसरा है रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, तीसरा आप लिख सकते हैं कि वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए बनाया गया हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो जब तक ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए नहीं बनाया जाएगा, बाकी के और जो भी मैं टर्म्स आपको बता रहा हूं वो भी यहां सेटिस्फाई नहीं होंगे और ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो मेन चीज तो यही है कि जो भी हम ये एग्रीमेंट बना रहे हैं वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद आप लिख सकते हैं जो पार्टीज है, यानी जो भी यहां पार्टीज होंगी, पार्टीज मस्ट रिलेटेड या रिलेट्स बाय ब्लड, यानी उनका क्या है, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो नियर रिलेशनशिप है ऐसा नहीं होगा, इसकी भी एक डेफिनेशन है नियर रिलेशनशिप की। मैंने आपको फोर्थ पॉइंट क्या बताया कि जो एग्रीमेंट्स की पार्टीज होंगी, सपोज दो पार्टीज हैं तो वो दोनों पार्टीज नियर रिलेशंस होनी चाहिए। बाय ब्लड मत लिखिए, चलिए आप लिखिए नियर रिलेशन। नियर रिलेशन यानी वो रिलेशंस में होने चाहिए। ठीक है, रिलेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन है जिसको वो जानता भी नहीं, अगर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो लव एंड अफेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो नियर रिलेशंस वाले पार्टीज कर रही हैं वही लव एंड अफेक्शन के लिए मानी जाएगी, तभी टर्म जो है कंप्लीट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। अब यहां पर टर्म आ जाता है नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप। अब ये नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप किसको बोलेंगे हम? ठीक है, फ्रेंड भी होते हैं और रिलेटिव भी होते हैं, तो उनमें से किसको हम बोलेंगे? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो पर्सन्स बाय ब्लड रिलेटेड हैं, ठीक है, ऐसे ही पर्सन्स लव एंड अफेक्शन के जो मैं आपको एक कंसिडरेशन के लिए जो बता रहा हूं एक्सेप्शन, वो तभी आएंगे जब वो बाय ब्लड हों। ऐसा नहीं है कि कोई दो दोस्त हैं तो वो रिलेशनशिप इसकी डेफिनेशन में कवर नहीं होता है लॉ में कि वो नियर रिलेशन नहीं है। तो दो दोस्त ऐसे रिलेशनशिप में आएंगे नेचुरल लव अफेक्शन के, तो वहां पर वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। बट जैसे ही दो पर्सन्स ऐसे आ जाते हैं जिनका बाय ब्लड क्या है, रिलेशन है, जैसे कि ए फादर है और बी सन है, तो इनका बाय ब्लड रिलेशन है, तो इन्हीं को हम बोलेंगे कि यही पार्टीज जो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए कंसिडरेशन का जो एक्सेप्शन है वो ले सकते हैं। ठीक है, तभी वो बोला जाएगा कि ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन से है।
ठीक है, तो यहां पर मैंने ये डेफिनेशन भी आपको जो है क्लियर कर दी कि नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब दोस्त नहीं है, यहां पर बाय ब्लड रिलेशन इनमें होना चाहिए। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तब जाके वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिना किसी कंसिडरेशन के। ठीक है, आई होप आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं अगर एग्जांपल दूं तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कुछ। इन ए और बी का एग्जांपल देता हूं। सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए है फादर बी का और बी क्या है, सन है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको 1000 रुपीज देगा। ठीक है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि उसको 1000 रुपीज देगा, बी ने प्रॉमिस को एक्सेप्ट भी कर लिया। यहां पर अब ये जो इन्होंने प्रॉमिस था, इनका जो एग्रीमेंट था, ये इन्होंने रजिस्टर करा लिया अंडर लॉ। इन्होंने क्या करा, रजिस्टर कर लिया उसको। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहां पर सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्सप्रेस इन रिटर्न है, उन्होंने लिख के दिया है, और रजिस्टर्ड अंडर लॉ यानी उन्होंने फिर उसको जो एग्रीमेंट है उसको एनफोर्स करा लिया, लॉ से रजिस्टर भी करा लिया है। तीसरा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए ये किया गया है। ठीक है, और फोर्थ है पार्टीज मस्ट रिलेट, नियर रिलेशन उनका होना चाहिए और बाय ब्लड रिलेशन। तो ए और बी यानी फादर और सन का जो रिलेशन है वो बाय ब्लड है। तो यहाँ पर सारी ही टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसी का एग्जांपल दूं, इसी को थोड़ा चेंज करके, जैसे कि ए है और बी है। अब हमें ये नहीं पता कि ए कौन है बी कौन है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। ठीक है, बट ये क्या है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहलाएगा, बट यहां पर बिकॉज यहां पर क्या है, ना तो ये जो पार्टीज हैं वो नियर रिलेशनशिप में है, ना ही यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड, जो भी उनका बीच में जो प्रॉमिस एग्रीमेंट हुआ था उनको रजिस्टर्ड भी नहीं गया है, ना ही रिटर्न में है। तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे। ठीक है, बट जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल था। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो था ये इसका सबसे असेंशियल बोल सकते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट असेंशियल है कि ये टर्म जो है कंडीशन जो है वो पूरी कर ले तो वो जो एग्रीमेंट है वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए बन जाता है और वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी आगे जाके बन जाएगा बिना किसी कंसिडरेशन के। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पर आता है एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ऐसे एग्रीमेंट जो कि कंपनसेट किए जा रहे हैं, कंपनसेट का मतलब है दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, पास्ट वॉलंटरी सर्विस। क्या किसी ने पहले यानी पास्ट में कुछ वॉलंटरी सर्विस दी थी तो उसके लिए अब हम कंपनसेशन दे रहे हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट में भी कंसिडरेशन का अगर ना हो तो वहां पर भी ये क्या माना जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका सेकंड पॉइंट में क्या है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए भी अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया है तो वो एग्रीमेंट भी हमारा वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या होती है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब है ऐसी सर्विसेज जो कि पीछे यानी पास्ट में हो चुकी है और वो जो सर्विसेज है वो वॉलंटरली की गई है, किसी के दबाव में नहीं करी गई है या किसी प्रॉमिसर के कहने पर नहीं की गई है, वो सर्विस जो है खुद की गई है। ठीक है, वॉलंटरी है, वो फ्री है। ठीक है, यहां पर किसी का दबाव नहीं है। तो ऐसी सर्विसेज के लिए जो कंपनसेशन देना है वो क्या आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी जो कंपनसेशन देना है वो बिना कंसिडरेशन के भी बन जाएगा हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट यहां पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जो वॉलंटरी सर्विसेज होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए, किसको हम बोलेंगे कि वो एक पास्ट वॉलंटरी सर्विस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें यही है, पहला पॉइंट यही है कि मस्ट रेंडर्ड वॉलंटरी, यानी जो सर्विस है वो मस्ट रेंडर्ड वॉलंटरी, या पॉइंट में लिख सकते हैं इसी का ही सेकंड पॉइंट का ये कि जो सर्विस है वो वॉलंटरीली की गई हो बिना किसी प्रॉमिसर के दबाव पे, यानी प्रॉमिसर के डिजायर पे नहीं की गई हो, उसका खुद का डिजायर होना चाहिए। वॉलंटरीली सर्विस उसी को बोला जाता है। ठीक है, यानी यहां पर नो डिजायर ऑफ प्रॉमिसर या विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर आप लिख सकते हैं, बिना प्रॉमिसर के डिजायर पर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तभी जाके वो क्या कहलाया जाएगा, एक पास्ट वॉलंटरीली सर्विस कहलाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इट मस्ट बी रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर। और ये जो सर्विस है वो करी तो वॉलंटरीली की गई है, बट मस्ट रेंडर्ड
फॉर प्रॉमिसर, बट उस प्रॉमिसर के लिए वो की गई हो, ऐसा नहीं है किसी और के लिए की गई हो, उसी प्रॉमिसर के लिए अगर वो की गई है तभी जाके वो एक पास वॉलंटरी सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, तो एक वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी बनेगा जब वो प्रॉमिसर के लिए, यानी जो भी यहाँ पर सर्विस दी गई थी वो प्रॉमिसर के लिए ही दी गई हो, किसी और के लिए ना दी गई हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको इसमें बता दी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जो भी ये सर्विस होगी, यानी जो भी ये पास वॉलंटरी सर्विस होगी, ये जो सर्विस है वो इंटेंशन ऑफ द, यानी जो प्रॉमिसर होगा हमारा, प्रॉमिसर की इंटेंशन भी होनी चाहिए, प्रॉमिसर की इंटेंशन भी कंपलसरी है। ठीक है, यानी अगर प्रॉमिसर की इंटेंशन ही नहीं है कंपनसेट करने की तो वो भी एक पास वॉलंटरी सर्विसेज में नहीं आएगा। यहां पर क्या है, जो प्रॉमिसर होगा, जो प्रॉमिस कर रहा है, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि जब वो उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो जो दूसरी पार्टी है या जो प्रॉमिसी है उसको वो क्या करे, पेमेंट करे या कंपनसेट करे, तो उसका भी इंटेंशन होना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि इस टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तब जाके वो कहला जाएगा एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, और फिर ये जाके आगे क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रोमिसेस टू बी पे अ टाइम बेयर्ड डेब्ट। ठीक है, यानी यहां पर भी क्या करा जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है किस चीज के लिए, कुछ पेमेंट करने के लिए। किस चीज की पेमेंट के लिए, टाइम बेयर्ड डेट्स। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आ गया टाइम बेयर्ड डेट्स। अभी टाइम बेयर्ड डेट्स क्या होते हैं, तो टाइम बेयर्ड डेट्स ऐसे हैं, ऐसे डेट्स होते हैं। डेट्स का मतलब क्या है कि जिसका पैसा डूब गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो, तो ये होते हैं डेट्स। तो डेट्स भी हम टाइम बेयर्ड डेट्स उनको बोलते हैं जब तक क्या है, 3 इयर्स अनपेड। ठीक है, 3 इयर्स अगर अनपेड हो जाता है कोई डेटर तो उसको हम बोल देते हैं टाइम बेयर्ड डेट्स। ठीक है, अगर 3 साल से उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी है तो ऐसे जो हमारे डेट्स हैं उनको हम टाइम बेयर्ड डेट्स बोल देते हैं। टाइम बेयर्ड इसलिए लगा क्योंकि 3 साल या 3 साल से ज्यादा का अगर टाइम लेता है वो डेटर पैसे देने में, तो वो बन जाएगा हमारा टाइम बेयर्ड डेट, वो पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है, बट अगर वो डेटर जो है बाद में प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसेस टू पे टाइम बेयर्ड डेट, तो वहां पर भी ये कंसिडरेशन जो है, नो कंसिडरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है हमारा, वो यहां पर जो है कंप्लीट हो जाता है, यानी बिना किसी प्रॉमिस के, सॉरी बिना किसी कंसिडरेशन के भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोमिसेस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेट। टाइम बेयर्ड डेट मैंने आपको बता दिया, ऐसे डेट जो कि विच रिमेन्स अनपेड या फिर अनक्लेम बोल सकते हैं फॉर 3 इयर्स। ठीक है, अभी तक जो है 3 साल तक अभी तक पेमेंट नहीं मिली, अब तक क्लेम नहीं मिला, तो ऐसे जो हमारे डेट होंगे वो टाइम बेयर्ड डेट्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है कि टाइम बेयर्ड डेट्स जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, क्या डेटर्स की जो डिमांड है वो क्या है। तो इसमें आप कंडीशन लिख सकते हैं, टाइम बेयर्ड डेट में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वहां पर कंडीशन ये है कि जो डेटर है जिसको पैसा देना है, या तो वो पूरे होल अमाउंट का पेमेंट करे, ठीक है, या उसके कुछ पार्ट का पेमेंट करे। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको पे करना है, तभी जाके वो टाइम बेयर्ड डेट्स को प्रॉमिस वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ पे करना है। तो ये कंडीशन है कि जो डेटर है या तो पूरा अमाउंट पे करेगा, होल अमाउंट पे करेगा, या फिर कुछ पार्ट करेगा उस डेट का। यानी सपोज 1000 रुपए का डेट था तो उसमें से वो कह रहा है कि 500 का प्रॉमिस दे रहा है कि मैं 500 पे कर दूंगा, 500 पे कर दूंगा। तो ये भी किसका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद जो डेटर है वो यहां पर साइन भी करेगा, तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिस जो है मस्ट बी इन रिटर्न, मस्ट बी इन रिटर्न। ठीक है, जो प्रॉमिस कर रहा है वो मस्ट बी इन रिटर्न होना चाहिए, और साइन बाय द डेटर, एंड साइन बाय डेटर। ठीक है, डेटर भी उस पर क्या करेगा, साइन करेगा। सपोज मैं डेटर हूं, मैंने किसी से 1000 रुपीज लिए थे, अब मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 1000 की जगह 500 रुपीज दे रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, बिकॉज यहां पर टाइम बेयर्ड डेट की बात हो गई, उसने 3 साल तक क्या है पेमेंट नहीं करी थी मैंने, बट अब मैं पेमेंट कर रहा हूं उसका हाफ, तो वहां पर वो भी क्या है, एक जो रूल है हमारा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का, वो यहां पर फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए होंगे थर्ड पॉइंट, प्रोमिसेस टू पे अ टाइम बेयर्ड डेट। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया कि सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि मैं आपके जो 1000 मेरे पर थे उसमें से मैं आपको 500 पे कर रहा हूं। ठीक है, वो 3 साल तक उसने पे नहीं किया था तो वो एक टाइम बेयर्ड डेट बन गया था, बट अब वो 500 पे कर रहा है तो यहां से वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैसे आप आगे पढ़ेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है,
कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी का। बट यहां पर भी इस केसेस में भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है वो फेल हो जाता है। इसे आप डिटेल से आगे के और जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है हमारा ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ठीक है, ग्रेट्यूटस बेलमेंट का मतलब क्या है, यहां पर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए के पास एक बुक है, ठीक है, लॉ की बिजनेस लॉ की बुक है, उसने क्या किया, बी को दिया। ए लैंड्स बुक टू बी, यानी ए ने अपनी बुक जो है बी को दे दी, ठीक है, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बी क्या है यहाँ पे, बेलर, और सॉरी ए क्या है, बेलर, और बी क्या है यहाँ पर, बेलिंग। तो इनके बीच में भी कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ, बट ग्रेट्यूटस बेलमेंट में भी क्या हुआ कि नो कंसिडरेशन और नो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रूल है वो भी यहाँ फेल हो जाता है, ये एक्सेप्शन है इसकी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं हुआ, बट फिर भी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ए लैंड्स बुक टू बी, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा 5th पॉइंट था, ग्रेट्यूटस बेलमेंट। ठीक है, इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये सब आप आगे पढ़ेंगे, तो इसमें बस आप ये लिख लीजिएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है यहां पर भी किसी भी हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एन कंसिडरेशन भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कुछ 6 पॉइंट्स लिखाए हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके एक्सेप्शंस है वो सारी मैंने आपको इसमें करा दी है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था नेचुरल लव एंड अफेक्शन का, फिर उसके बाद देखा हमने कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, देन टाइम बेयर डेट्स, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ग्रेट्यूटस बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज। तो ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल है उसको फेल करते हैं, ये सब इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बचा इस कंसिडरेशन वाले चैप्टर में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो हम और देख लेते हैं, फिर ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, देखिए, ए स्ट्रेंजर, एक यहां पर मैंने लाइन लिखी हुई है, ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट आपको इस स्टेटमेंट दी जाएगी कि डिफाइन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या स्टेटमेंट ये आपको दे सकते हैं कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, कमेंट, ठीक है, या जस्टिफाई। तो इस पर आपको एक पूरा क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। तो अब ये क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्या लिखना है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही है जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है। यानी यहाँ पर दो चीजें, पहला जो इसमें पॉइंट बन जाता है वो ये बन जाता है स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन। एक पॉइंट हमारे ये है कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन का क्या मतलब है, और दूसरा पॉइंट है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो यहाँ पर टर्म्स है और इन्हीं दोनों टर्म्स को आपको समझाना है। यानी यहाँ पर मतलब क्या है कि जो कंसिडरेशन है अगर उसका कोई स्ट्रेंजर है तो वो तो स्यू कर सकता है, ठीक है, केस फाइल कर सकता है, बट जो कंसिडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो इसको स्यू नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट को स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों पॉइंट जो है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम समझेंगे कि ये कैसे कहा जा रहा है इसमें। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन का भी यहाँ पर क्या मतलब है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू। हमने ये देखा कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन जो है वो स्यू कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको एसेंशियल्स में बताई थी कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम promisee और एनी अदर पर्सन। यानी जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी से भी मूव कर सकती है, या फिर प्रोमिसी का कोई ऑथराइज्ड पर्सन है उससे मूव कर सकती है, यानी कोई अदर पर्सन से भी मूव कर सकती है। अब ये जो यहां पर अदर पर्सन दिया गया है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। ठीक है, यानी जो कंसिडरेशन है वो या तो प्रोमिसी से मूव होगी, जिसको जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कोई अदर पर्सन जो है वो भी क्या कर सकता है, कंसिडरेशन को मूव करा सकता है। तो यही होता है हमारा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन का क्या है, स्ट्रेंजर है। बट ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बताया गया है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन, ये जो पार्टी होगी या ये जो पर्सन होगा ये should be
शुड बी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ये होनी चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन नहीं कहलाया जाएगा। अब वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन नहीं कहलाया जाएगा तो वो क्या है, स्यू भी नहीं कर सकता। यानी यहां पर मैंने आपको इस पॉइंट में एक चीज बताई है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब ये जो अदर पर्सन है वही हमारा क्या है, स्ट्रेंजर है। ठीक है, सो इट मींस दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ठीक है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। ठीक है, प्रोवाइडेड, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये स्यू कर सकता है प्रोवाइडेड ही इज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होनी चाहिए। बिना कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के वो स्ट्रेंजर नहीं बन सकता है और ना ही वो स्यू कर सकता है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड दैट ही इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। फर्स्ट पॉइंट में आपको इतना लिखना है कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन क्या है। अच्छा, एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको, एक ए बी और सी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ए बी सी, ये मैंने एग्जांपल वहां पर भी दिया था जब मैंने आपको कंसिडरेशन में ये वाला पॉइंट समझाया था। ये कंसिडरेशन में मूव और मे नॉट मूव फ्रॉम अदर पर्सन वाला, ये वाला मैंने जब आपको बताया था तब वहां पे भी बताया था कि कंसिडरेशन है जो वो प्रोमिसी से भी मूव कर सकती है और किसी अनदर पर्सन से भी मूव कर सकती है। तो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर आप ये पेंटिंग जो है सी को डिलीवर कर दोगे तो आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। अब कंसिडरेशन की पार्टी यहां पर कौन कौन सी है? कंसिडरेशन की पार्टी यहां पर ए और बी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, प्रॉमिस एक्सेप्ट हो रहा है। तो कंसिडरेशन किसको मिलने वाला है? बी को मिलने वाला है। ठीक है, जो अमाउंट है वो किसको मिलने वाली है? बी को मिलने वाली है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ये तीन पर्सन है, ए बी और सी। ए ने बी को काम दिया है कि ये जो पेंटिंग है वो आपको सी को डिलीवर करनी है, तो 10,000 रुपीज जो है वो बी को मिलेंगे। और देगा कौन? ए। तो यहां पर जो पार्टीज ऑफ द कंसिडरेशन है वो कौन है? ए एंड बी। ठीक है, ए और बी है। बट यहां पर ये जो सी है वो स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ही इज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी है हमारी? तीन पार्टीज हैं, ए बी और सी। बट कंसिडरेशन किनके बीच में? सिर्फ दो पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में। और ये जो सी है वो हमारे यहां पर क्या है? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन है। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर कौन है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा? स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपको सेकंड पॉइंट में समझाना है। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है तो वो जो है स्यू नहीं कर सकता, बट कंसिडरेशन का जो स्ट्रेंजर था वो स्यू कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर हम बोलेंगे किसको कि वो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ए पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी, ए पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज नॉट ए पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज called stranger is called stranger to a contract, stranger to a contract। ठीक है, यानी ऐसा पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी में नहीं आता है, तो वो हमारा एक स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। और ये बात भी मैंने आपको बताई कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, क्योंकि वो उसका पार्टी ही उसकी पार्टी में ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी में ही नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी में तीन पर्सन लिए थे, ए बी और सी। ठीक है, तो कोई डी पर्सन अगर आके इस केस को कुछ फाइल करता है या कुछ केस फाइल कर देता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो ये डी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। ठीक है, तो ये डी हमारा बोला जाएगा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये जो है वो स्यू नहीं कर सकता। अब ये जो डी है वो स्यू नहीं कर सकता, इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन कैन स्यू बट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसको आपको दो पॉइंट्स में समझाना है। पहला यही कि स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन क्या है उसे आपको समझाना है, और दूसरा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये आपको समझाना है। एग्जांपल देके आप समझाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी जो है मैंने भी आपको जो है एग्जांपल देके समझा दिया, तो वो कंप्लीट अब हो गया है। तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट अब हो चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी मैंने आपको जो
छोटा टॉपिक बचा था वो भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने एक्सेप्शंस देखे, उससे पहले हमने देखा था क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है कंसिडरेशन की। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3 कंसिडरेशन वो अब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्लास जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।